हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक इसके प्रीवियस वीडियो मैंने करवा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है बच्चों की एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है, त्रिज्या दिया गया है, आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों, ऊंचाई। ठीक है ना। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिखना बच्चों बेलन का। तो मैंने लिख लिया बच्चों, जो आपको दिया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर, तो उसको लिख लिया। और आपको दिया गया बच्चों आधार की त्रिज्या, तो लिख लेना बच्चों आधार की त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 0.7 मीटर दिया गया था वो लिख लिया। ठीक है ना। आपसे कह रहा है बच्चों ऊंचाई ज्ञात करो। तो आप सबको पता है बच्चों कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। तो यहाँ पे वही स्थान पे सब वैल्यू आपको पता है, सभी वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। तो यहाँ पे बच्चों मैंने फार्मूला लिखा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 2 पाई r h। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, सवाल में दिया गया है 4.4। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ पे इसका वैल्यू है 4.4 रख देना है। टू पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7। आर का मान आपको स्टार्टिंग में ही दिया गया है 0.7, तो आर के स्थान पर रख देंगे 0.7। एच का मान हमको निकालना है। ठीक है। फिर बच्चों इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, 7 से काट दोगे तो आ जाएगा बच्चों 0.1, है ना। अब देखो सबको एक तरफ कर लो, देखो इधर सबको इधर लाओ। कोई एच का मान चाहिए तो एच को बराबर उधर रहने दो, बाकी सबको इधर लाओ। 2 × 22 × 0.1, इधर क्या बचेगा बच्चों, एच। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2 से काटोगे तो बच्चों 2.2 आएगा। यहाँ पे 22 में देखो, 22 में 0.1 का गुणा करोगे तो 2.2 ही आएगा। 2.2 से 2.2 कट जाएगा, तो इधर क्या है बच्चों, इधर एक बचा, इधर क्या बचा, एच। इसका मतलब एच का मान आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है। तो आपसे सवाल में एच का ही मान पूछ भी रहा था। ठीक है। चलो, आसान सा सवाल था, फार्मूले पे था, सब वैल्यू रखनी थी आपको, आपने रख लिया। अब हम चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 7 पे, देखते हैं क्या है। सवाल है बच्चों, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। आपको यहाँ पे आंतरिक व्यास दिया गया है। ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है बच्चों, और यह 10 मीटर गहरा है। अच्छा, ये बताओ बच्चों, कुएं की गहराई इनडायरेक्टली, क्योंकि हम फार्मूले में ऊंचाई यूज करते हैं इसलिए यह डायरेक्टली ऊंचाई को ही दिखा रहा है। इसका मतलब आपको व्यास पता है, ऊंचाई पता है। याद कीजिए, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आर और एच। आर का भी मान पता है, एच का भी मान पता है, निकल जाएगा। आगे कह रहा है बच्चों, रुपया 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो प्लास्टर होगा वक्र पृष्ठ पे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, उसी में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे ये पता चल जाएगा कि कुल कितना रुपया खर्च होने वाला है। ठीक है। तो जो चीजें आपको दिया गया है आपको यहाँ पे लिख लेना है बच्चों। सबसे पहले दिया गया है बच्चों आपको, यहाँ पे व्यास दिया गया है ना, तो लिख लेना कुएं का आंतरिक व्यास बराबर, लिखना बच्चों, जो कुएं का आंतरिक व्यास दिया गया था 3.5 मीटर। क्योंकि सवाल में हमको व्यास के स्थान पे त्रिज्या का यूज करना होगा, इसलिए इस व्यास को हमको पहले त्रिज्या के रूप में बदलना होगा। तो आप बताओ बच्चों आंतरिक त्रिज्या क्या होगी। आंतरिक त्रिज्या होगी, आपको सबको पता होगा कि पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है ना। 3.5/2 मीटर। यहाँ से दशमलव हटाओ, जीरो आएगा। 5×7=35 बच्चों, 5×4=20। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7/4 मीटर। चलो, आगे आपको कह रहा है बच्चों तथा यह 10 मीटर गहरा है, तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों कुएं की गहराई। मैंने लिख लिया बच्चों, कुएं की गहराई कितना दिया गया है, 10 मीटर। अब बताओ बच्चों, हमसे पूछ रहा है पूरे आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखना बच्चों, जो आपसे पूछ रहा है उसको लिखो कुएं का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बच्चों कुएं का आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कुआं बेलनाकार होगा, इसलिए यहाँ पे बच्चों जो जितना एरिया आएगा उतना ही आएगा जितना बेलन के वक्र पृष्ठ का आता है। तो 2 पाई का मान होता है 22/7।
आर का मान आप सबको पता है, यहाँ पे निकाला गया है 7/4। और बच्चों एच का मान भी हम सबको पता है 10। ठीक है, इसको आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। ये 7 से 7 कट जाना है, दो एक नम दो, दो दूनी चार, दो एक नम दो, दो पंचे 10, 22 × 5, तो 22 में 5 का गुणा करोगे तो आएगा बच्चों 110 वर्ग मीटर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये हो गया बच्चों आपका पहले सवाल का आंसर। चलो, आपसे एक सवाल इसमें एक आगे और पूछ रहा है, कह रहा है कि 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वर्ग पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। बच्चों यहाँ पे 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना दिया गया है? 40 रुपया लिखना बच्चों, चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर, मैंने लिख लिया 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर ₹40। इसलिए बच्चों टोटल वर्ग पृष्ठ कितना है? 110 लिखना बच्चों, इसलिए 110 वर्ग मीटर, इसलिए 110 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा बच्चों? 1 वर्ग मीटर को हो रहा है 40 रुपया। बच्चों मैं 110 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जैसे ही बच्चों आप 110 का 40 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 4400 रुपया। ठीक है, इसका मतलब उसमें कुल व्यय कराने का खर्च कितना आएगा बच्चों? 4400 रुपया। यही आपके सवाल का आंसर है। इसके दोनों सवाल थे, दोनों सवाल आपने देख लिए। चलो, ये सवाल नंबर था बच्चों, कौन सा था? शायद 6, 7 था। समझ में आ रहा है ना यार? चलो चलते हैं सवाल नंबर 8 पे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे सवाल नंबर 8 आपके सामने है। कह रहा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई, यहाँ पे आपको लंबाई दिया गया है, और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। व्यास आपको पता है 5 सेंटीमीटर बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? ठीक है ना, ये आपको तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम वक्र पृष्ठ निकालें, कुल पृष्ठ निकालें, या फिर वक्र पृष्ठ निकाल के एक तरफ का निकालें। तो यहाँ पे आपको समझना है, चलो मैं थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे बच्चों जो संयंत्र है ना, इसमें एक बेलनाकार पाइप है। बेलनाकार पाइप जो होगी बच्चों, वो तो ऊपर और नीचे से खुली ही होगी। बात समझ रहे हो? हमको पाइप से कितनी एनर्जी मतलब गर्मी मिलेगी, ये आपसे पूछ रहा है। और आप सबको पता है बच्चों, ऐसी पाइप जिसमें हम ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को काउंट नहीं करते, उसका निकलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जितना भी बच्चों गर्मी देने वाले संयंत्र का कुल पृष्ठ होगा, वह क्या होगा बच्चों? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो आप सबसे पहले जो बातें आपको दिया गया है वो आपको लिख लेना है। तो आपको सबसे पहले लंबाई दिया गया है, तो लिख लेना बच्चों। मैंने लिख लिया बच्चों, पाइप की लंबाई h बराबर 28 मीटर। तो यहाँ पे व्यास 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको भी लिख लेते हैं। मैंने बच्चों पाइप का व्यास d बराबर लिख लिया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात ध्यान देना बच्चों, ये इकाई जो है वह मीटर में है और यह इकाई सेंटीमीटर में है, अलग अलग तो होगा नहीं। तो चाहे इसको सेंटीमीटर में बदल लो, चाहे इसको मीटर में बदल लो। मैं कोशिश करता हूँ बच्चों कि इस 5 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर बदलूंगा। तो आप सबको पता है बच्चों कि मीटर बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चों ये जो आया यह व्यास आया, ठीक है ना, 5/10। अगर बच्चों मुझे त्रिज्या चाहिए, ठीक है ना, तो आप सबको पता है बच्चों त्रिज्या जो होती है आर, वह व्यास की आधी होती है। 5/100 है ना, यहाँ पे बच्चों किससे भाग कर देंगे? 2 से। 5 कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 0.05 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे बच्चों 2 से डिवाइड करो, 0. क्या होगा बोला आप लोग? 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये बच्चों इतना मीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ध्यान समझना, ये मैंने जो निकाला है यह त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला यूज कर लेना है और कुछ नहीं करना है। लिखना बच्चों, पाइप का वक्र पृष्ठ बराबर, हम पाइप का, बच्चों यहाँ पे मैंने लिख लिया पाइप का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होगा? 2πr/h। तो आप सबको पता है, सारी वैल्यूज आपको पता है। तो पाइप का मान क्या होता है बच्चों? 22/7। आर का मान आपने क्या निकाला है बच्चों? 0.025। एच का मान क्या है? 28। ठीक है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो, 7 चौक 28। यहाँ पे बच्चों 25 चौका 100, 0.1 आएगा। ठीक है ना, जैसे ही आप करोगे तो 22 गुना क्या हो जाएगा? 44। देखो 25 चौका 100,
तो यहाँ पे 100 ये। और आपको पता है कि चाहे 0.1 0 0 कितना भी जीरो हो, दशमलव के बाद जीरो की मतलब वैल्यू बढ़ाएगी नहीं, बल्कि वैल्यू फिक्स ही रहनी है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 44 × 0.1। और 44 का बच्चों 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 4.4 वर्ग मीटर। आप समझ रहे हो। अतः बच्चों संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना होगा, 4.4 वर्ग मीटर। इसी बात को मैं लिख भी देता हूँ, लिख लेना। अतः तो बच्चों मैंने लिख लिया, अतः संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ बराबर 4.4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और यही सवाल का आंसर होगा। ये था सवाल नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं क्या है। चलो बच्चों, सवाल नंबर अगला है, 9 नंबर है। कह रहा है ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हमको चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठीय, दोनों का मतलब एक ही है। जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। हमको व्यास पता है बच्चों, एक मिनट। चलो, व्यास कितना है, 4.2, और ऊंचाई कितना है, 5.4। सबसे पहले हमको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। यहाँ से हमको r का मान पता चल जाएगा, और ये तो हमको दिया ही गया है। मैं सिंपली फार्मूले में r और h का मान रख दूंगा। सबसे पहले जो बात दिया गया करे आप उसको लिख लिया करो, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है व्यास, तो लिख लेना बच्चों, लिखना बच्चों बेलनाकार टंकी का व्यास बराबर, बेलनाकार बच्चों यहाँ पे हमको बेलनाकार टंकी का व्यास 4.2 मीटर पता है। आपको पता है कि सवाल में हमको व्यास के स्थान पर त्रिज्या युक्त करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों बेलनाकार टंकी की त्रिज्या बराबर, आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। ये त्रिज्या आर बराबर, देखो आप सबको पता है कि व्यास की आधी क्या होती है बच्चों, त्रिज्या। यहाँ से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, इसका मतलब त्रिज्या आ गई 2.2 मीटर। ये आपकी त्रिज्या हुई बच्चों, कितना है, 2.1 मीटर। आपको ऊंचाई भी दिया गया है, तो लिख लेना बच्चों बेलनाकार टंकी की ऊंचाई बराबर, तो बेलनाकार टंकी की ऊंचाई दिया गया है 4.5 मीटर, मैंने लिख लिया, ठीक है ना। अब बच्चों इसका पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिख लेना बच्चों, ये मैं सीधा लिखता हूँ बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र मैंने लिख लिया बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। आपको r का भी मान पता है बच्चों, और h का भी मान पता है ना। तो आप सारे वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा। पाई के स्थान पर रख देंगे 22/7। आर का मान क्या निकाला है बच्चों, आर का मान तो है 2.1, तो आर के स्थान पर रख देंगे 2.1। एच का मान क्या निकाला है, 4.5। यहाँ पे एच का स्थान क्या रख देंगे, 4.5। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों इसको थोड़ा सा काटते पीटते हैं। 7 का 9 7, 7 तेरे 21, ठीक है ना। 22 दूना 44 उड़े। बच्चों यहाँ पे 45 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 135। लेकिन एक अंक बाद यहाँ, एक अंक यहाँ, इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1.35। ठीक है। अब बच्चों आप लोग जब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 59.4 वर्ग मीटर। ठीक है, 59.4 वर्ग मीटर। इसका मतलब बच्चों इस बेलनाकार पाइप का जो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, 59.4 वर्ग मीटर। ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहा है बच्चों दूसरे सवाल में कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कुल कितना इस्पात लगा होगा, स्टील लगा होगा, सॉरी। अब यहाँ पे कुल की बात कर रहा है ना बच्चों, ये तो मैंने जो निकाला है वक्र पृष्ठ है। मैं काम करता हूँ बच्चों, ऊपरी सिरे का और निचली सिरे का भी मैं निकाल लेता हूँ एरिया, और दोनों को वक्र पृष्ठ में अगर मैं ऊपरी सिरा और निचली सिरा ऐसे समझना। बच्चों ये बेलन है, सुनो, ये बगल बगल वाला पूरा पार्ट ये क्या होता है बच्चों, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। यदि मैं ऊपरी सिरा वृत्ताकार है, निचली सिरा भी वृत्ताकार है, क्यों, क्योंकि बेलन वृत्त से ही मिलकर बनता है। यदि मैं मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपरी सिरे और निचले सिरे को ऐड कर देता हूँ, तो वहां से बच्चों जो प्राप्त होगा वो मुझे प्राप्त होगा बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक मिनट थोड़ा सा समझाता हूँ इसको अच्छे से। बच्चों जैसे ये बेलन है, ध्यान से सुनो, ये बेलन है बच्चों, ये ऊपर वाला पार्ट ध्यान से देखो तो ये वृत्ताकार दिख रहा है, वृत्त के आकार का दिख रहा है ना।
तो बच्चों ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इसको छोड़ के हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं। यदि मैं ऊपर वाले पार्ट का भी एरिया काउंट कर लूं, और बच्चों यहाँ पे नीचे भी एक वृत्त कहीं ना कहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेलन वृत्त से ही मिलकर बन रहा होता है। और मैं नीचे वाले भी वृत्त का एरिया काउंट कर लेता हूँ, तो जो मुझे मिलता है बच्चों वह मिलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो ये जो मैंने निकाला है यह है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे ऊपरी भाग का क्षेत्रफल प्लस निचली भाग का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चों लिख लेना टंकी के दोनों भाग का क्षेत्रफल। यहाँ समझना थोड़ा सा, टंकी के बच्चों अगर हम मुझे टंकी के दोनों सिरों का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये वाला वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला भी पार्ट वृत्ताकार होगा, ये भी क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चों हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7। और आर का मान हमने निकाला है बच्चों 2.1, है ना? तो स्क्वायर है, इसका मतलब 2.1 का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? यहाँ पे इसको काट दो बच्चों। 7 × 7, 7×3 = 21। इसका मतलब कितना है? 0.3। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें, 22×44 गुणे 21×3 = 63। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब आप लोग बच्चों 44 को जैसे ही 63 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बच्चों 27.72 वर्ग मीटर। ठीक है ना? देखो मैंने दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकाल लिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। यदि मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि सवाल में कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखना बच्चों बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों की पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेलनाकार टंकी का तो मैंने लिख लिया बच्चों बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा बच्चों वक्र पृष्ठ में ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा जोड़ेंगे, इसका मतलब दोनों सिरों को क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकाला था 59.4, ये आपके सामने है 59.4। और बच्चों दोनों सिरों का जस्ट यहाँ पे निकाला गया है 27.72। ठीक है? अब बच्चों आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। टंकी में अगर मुझे टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो आ जाएगा बच्चों 87.12 वर्ग मीटर। ठीक है ना? अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपको सवाल समझना है, थोड़ा सा समझना है, समझो। कह रहा है कि टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा? यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है बच्चों, देखो जितना भी इस्पात रहा होगा ना उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया है। इसका मतलब ये क्षेत्रफल जो आया है, ये क्षेत्रफल जो आया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें उतना हट के आया है कितना? 1/12, मतलब जितना रहा होगा उसका 1/12 भाग। अब हमको ये तो पता नहीं है कि कुल कितना इस्पात लगा रहा होगा इसमें, है ना? जब हमको नहीं पता है तो मैं मान लूंगा कि माना टंकी को बनाने में यक्स वर्ग मीटर इस्पात लगा होगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माना, देखो यक्स का 1/12 भाग घटा देंगे तभी तो ये बचेगा। ऐसे ही आपको करना है। लिखना बच्चों माना टंकी को बनाने में, तो यहाँ पे लिख लिया माना टंकी को बनाने में यक्स वर्ग मीटर इस्पात लगा होगा। अब बच्चों बताओ, कह रहा है कि इसका 1/12 भाग नष्ट हो रहा है, तो किसका नष्ट होगा? पूरे इस्पात का। पूरा इस्पात कितना है? यक्स। तो इसका मतलब बच्चों बनाने की क्रिया में नष्ट इस्पात कितना होगा बच्चों? तो लिखना है यहाँ पे बनाने की क्रिया में, बनाने में नष्ट इस्पात। देखो कह रहा है कि पूरे का 1/12 भाग, यक्स का 1/12 बारह बारह क्या होगा बच्चों? x/12। इतना भाग बच्चों नष्ट हुआ है। बात समझ रहे हो? अब देखो कुल इतना है, नष्ट इतना हुआ है ना? तो इसका मतलब हमने कितना यूज किया है ये कैसे आएगा? पूरे में से नष्ट हुए हुए भाग को निकाल देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कुल कितना हमने यूज किया है, और कुल कितना यूज किया है वो हमने निकाल रखा है। बात समझ रहे हो? तो चलो लिखना बच्चों वास्तविक रूप से यूज हुए इस्पात का क्षेत्रफल, है ना? तो यहाँ पे लिखना बच्चों वास्तविक रूप से, देखो बच्चों वास्तविक रूप से यूज हुए इस्पात का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरा पार्ट था बच्चों यक्स, खराब कितना हो गया? यक्स/12। बच्चों इसको थोड़ा सा हल कर लेना, तो 12 का नम 12x माइनस x/12। इसका मतलब बच्चों 11x/12। हमने कितना यूज किया है बच्चों? 11x/12 नहीं,
हमने तो यूज किया 87.12 मीटर। कहने का मतलब 11x/12 किसके बराबर हो जाएगा? 87.12 के। बात समझ रहे हो? लिखना बच्चों। अतः अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा ना। हमने यूज कितना कर रहे हैं? 11x/12। वास्तव में कितना यूज कर रहे हैं? 87.12। ठीक है ना। यहाँ से हमको अगर यक्स का मान निकालना है तो यक्स का मान बच्चों 87.12 × 12 में क्या हो जाएगा? 11। तो 11 से बच्चों आप लोग इसको डिवाइड करो। एक्स बराबर, चलो 11 का नाम 11 देखो। 11×7=77। कितना बचा? 10 101। 11×9=99। है ना बच्चों? कितना बचा? 2 22। 11×2=22। 7.92। 7.92 × 12। यहाँ बच्चों जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 95.04। ठीक है। यहाँ पे आपको लिख लेना है 95.04। इसका मतलब बच्चों देखो, कहने का मतलब ये था कि देखो, कुल इतना वर्ग मीटर इस्पात रहा होगा। जब मैं इसको बनाना चालू किया होऊंगा, स्टील का कुछ भी होगा, तो इसमें कितना भाग नष्ट हो गया था? 1/12 भाग। 1/12 भाग नष्ट होने के बाद बच्चों कितना हमने यूज किया था? ये यूज किया था 87.12। ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा था कि कुल कितना भाग होगा, तो बच्चों ये कुल यही सवाल का आंसर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं क्या है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा देख लेना, मैंने काफी अच्छे समझाने का प्रयास किया है। सवाल है बच्चों 10, कह रहा है कि आकृति 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। देखो ये आपके सामने आकृति है। कह रहा है बच्चों कि इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। ठीक है ना। अब इस सेट को किससे ढका जाना है? सजावटी। आप लोग गिफ्ट पैक कराते होगे ना, तो बस वही बात है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। इस पे आपको व्यास पता है। जो जो आपको पता रहे उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पता है बच्चों आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों सिरों, दोनों और 2.5 मीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ जाना है। देखो अतिरिक्त कपड़ा भी लग रहा है। ठीक है। याद कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। जो जो आपको दिया गया है पहले आप इसको लिख लेंगे। तो लिखना बच्चों, लैंप सेट के आधार का व्यास पता है ना, व्यास 20 सेंटीमीटर, तो लिख लो पहले। तो लैंप सेट के आधार का व्यास बच्चों 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आधार की त्रिज्या, यहाँ पे मैं केवल त्रिज्या लिख देता हूँ। त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी। 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। चलो आगे कह रहा है बच्चों की इसकी ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लेना लैंप सेट की ऊंचाई बराबर। तो ऊंचाई यहाँ पे आपको दिया गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक बात यही आपको ध्यान देना है कि मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चों। मान लो ये बच्चों एक, कुछ भी मान लो, मान लो एक गड़बड़ हो गया, चलो मैं दूसरा बनाता हूँ। ऐसे समझो बच्चों, मान लो ये ऊंचाई है। अच्छे बताओ बच्चों, इस इस ऊंचाई को मान लो ऐसे मैं मोड़ देता हूँ। बात समझना, है ना। मैंने क्या किया किया बच्चों, इसको ऐसे मोड़ दिया। अगर मैं मोड़ा ना होता तो इतनी ऊंचाई नीचे आती। बात समझ रहे हो? अगर इसका मतलब अगर ये मुड़ा ना होता तो यह लंबाई में वृद्धि करता कि नहीं करता? ऐसे यहाँ पे कह रहा है बच्चों, दोनों और 2.5 मीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। इसका मतलब 2.5 मीटर लंबाई बढ़ेगी। बात समझ रहे हो? है ना। तो लिखना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि सजाने में 2.5 मीटर कपड़ा दोनों ओर छोड़ा जाता है। इसका मतलब 2.5 मीटर इधर भी लंबाई बढ़ेगी। और बच्चों ऐसे इधर भी छोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब 2.5 मीटर लंबाई इधर भी बढ़ेगी। इसका मतलब बच्चों इस पूरे ऊंचाई में देखो, ढाई इधर ढाई इधर। इसका मतलब 2.5 इधर 2.5 इधर। इसका मतलब 5 मीटर की वृद्धि होगी इसकी ऊंचाई में। देखो ये ऊंचाई में ही तो वृद्धि होगी। इसको जैसे मैं पकड़ के सीधा करूंगा, ये ऊंचाई में ही तो वृद्धि होगी। इसका मतलब बच्चों लैंपसेट की जो वास्तविक ऊंचाई होगी वो कितना हो जाएगी? 30 + 5। तो यहाँ पे बच्चों जो कपड़े की कुल ऊंचाई होगी 30 + 2.5 + 2.5, इसको ऐड कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा बच्चों? 35 सेंटीमीटर। चलो अब आपसे जो कह रहा है आपको कर देना है। अब आपको बताना है बच्चों कि इस कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब मैंने इसकी ऊंचाई खोल दिया, इसका मतलब बीच वाला पार्ट खोखला है। इसका मतलब हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लेना बच्चों, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ठीक है। कपड़े का, चलो यहाँ पे बच्चों आप सारी वैल्यूज पुट करो।
तो पाई का मान होता है बच्चों 22/7। आर का मान हमने निकाला है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ऊंचाई आई है 35 से 3.5 नहीं, 35 है, ठीक है ना। 5 × 5 7 × 7 7 × 5 22×44 गुणे 50, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, 4×5 = 20, 4×5 = 2 22 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। उसने यही आपको यहाँ पे ध्यान देना था कि ऊंचाई 2.5 2.5 सेंटीमीटर दोनों को एक तरफ बढ़ेगी, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। अतः लैंप सेट को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल लिख लेना बच्चों। अतः आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 22 वर्ग सेंटीमीटर। यही सवाल का क्या होगा आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं क्या है। चलो बच्चों अगला सवाल आपके सामने है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलम दान में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना आवश्यक है। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ता, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कलमदान जो होगा वो समझ लो। इसका मतलब देखो, एक इसका एक ऊपर वाला पार्ट तो खुला होगा, लेकिन वो नीचे वाला पार्ट क्या होगा बच्चों? ढका होगा। इसका मतलब बच्चों ये बताओ, ऊपर वाला पार्ट खुला है और नीचे वाला पार्ट ढका है। ऊपर नीचे वाले पार्ट को छोड़ दो तो इसका मतलब वक्र पृष्ठ की जरूरत है 2πr की, है ना। लेकिन बच्चों नीचे वाला पार्ट भी तो ढका हुआ है, इसका मतलब इसका भी एरिया होगा। और नीचे वाला पार्ट क्या होगा? वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। इसका मतलब मुझे यदि इस कलमदान का कुल एरिया चाहिए तो मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ही हल कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कलमदान की त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है बच्चों कलमदान की ऊंचाई 10.5, तो लिखना बच्चों कलमदान की, यहाँ पे ऊंचाई में सीधा लिख रहा हूँ। चलो अब बच्चों मैंने ऊंचाई लिख लिया। अब हम पहला काम करते हैं, पहले वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, एक साथ नहीं अलग अलग करते हैं। लिखते हैं बच्चों बेलनाकार कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार बच्चों बेलनाकार कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr। ठीक है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, इतना सारा सवाल लगाए हो। अब सारी वैल्यूज को आपको पुट कर देना है। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 3 सेंटीमीटर, और एच का मान है 10.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो बच्चों। तो 7 × 7 3 बचा 35, 7 बचे 35, 22×44 और बच्चों 15×3 = 45, ठीक है। अब बच्चों जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 198 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर। अब ये बताओ बच्चों बेलनाकार कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, मुझे अब आधार का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो लिख लेना बच्चों कलमदान के आधार का क्षेत्रफल बराबर πr², क्योंकि वृत्ताकार होगा और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। चलो बच्चों पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान क्या होता है? आपको सवाल में दिया गया है 3, तो ये बच्चों 3 × 3, ठीक है ना। इसको हल कर लोगे बच्चों तो 3×3 = 9 और 22 तो यहाँ 198/7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये आ गया बच्चों आधार का क्षेत्रफल आ गया बेलनाकार कलमदान के, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो टोटल बेलनाकार पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखना बच्चों कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये हो गया बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 198 है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। और बच्चों आधार का क्षेत्रफल कितना है? 198/7। इन दोनों को जोड़ देंगे, और बच्चों इन दोनों को आपको जोड़ना है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7। इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको थोड़ा सा हल कर लेना। हल करने पे आ जाएगा बच्चों 1584/7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बच्चों ये तो एक कलमदान का क्षेत्रफल है ना। देखो यहाँ पे सवाल में आपसे देखो ध्यान से, सवाल में आपसे कह रहा है कि इसमें 35 प्रतिभागी हैं। तो यह बच्चों ये एक कलमदान का क्षेत्रफल इतना है, यदि मुझे 35 प्रतिभागी है तो 35 कलमदान चाहिए, और मुझे 35 कलमदान का क्षेत्रफल चाहिए, तो एक कलमदान के क्षेत्रफल में 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखना बच्चों 35 कलमदानों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 35 × 1584/7। लिखना 35, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 35 कलमदानों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 35 × एक कलमदान का क्षेत्रफल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, 7 बचे 35। अब बच्चों जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7920 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, 7920 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों यदि 35 विद्यार्थी हैं तो उनके लिए कुल कितना गत्ता हमको चाहिए? 7920 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसका मतलब विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? 7920 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपसे समझना थोड़ा सा बच्चों, बस यही आपसे पूछ रहा था। यहाँ पे आपको समझना है, यही यही मन हो तो एक नीचे लाइन लिख लेना कि विद्यालय को मतलब 7920 वर्ग मीटर गत्ता खरीदना होगा, लिख लेना आता है। विद्यालय को 7920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता खरीदना होगा। ये आखिरी सवाल है इसलिए मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ बिना रोके हुए। ठीक है ना। चलो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो ना तो आप लोग एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी हो सके तो कर देना। ठीक है ना। बहुत आसान से सवाल हैं तो मैं ठीक ठाक तरीके से बता दिया हूँ, और अगर मतलब आपको तकलीफ होगी ना तो एक बार दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, पहले वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना था, फिर आधार का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना था, जितना है उसी में 35 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।